हाय डियर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और उनके हल प्रश्न पत्रों को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज इस प्रश्न श्रृंखला में देखेंगे 22/12/2019 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों को और उनके उत्तर के साथ भी उनके और अन्य क्या क्या फैक्ट्स होंगे उनसे जुड़े हुए उन सारे तथ्यों को हम भी इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सारे तथ्य होंगे उन सबको जानेंगे ताकि वो हमारे आने वाले एग्जाम में फायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, लघु परिपथन जब होता है यानी शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं स्पष्ट आंसर लिखा हुआ है कि जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है या लघु परिपथन होता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट सर्किट समझ सकते हैं क्या होता है कि जब क्या होगा, परिपथ में धारा का मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में ही होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में यानी करंट का फॉलो जो होगा हमेशा बंद सर्किट में ही होगा। ठीक है, धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज का मान घटता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये 2019 के करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसे हमें देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम अभी जो इसमें क्या है इसके बारे में जो तथ्य है उन सारे तथ्यों को देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच या फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा गया स्पष्टतः कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 115 देश शामिल है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। तो किस तट के, जो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति है यानी ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो किस तट पे स्थित है, तो बोला गया ये है पूर्व, यानी ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जिसे हम कहते हैं वो पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। यहाँ हम देख रहे थे प्रवाल भित्ति के बारे में, तो हमारे जो लक्षद्वीप है भारत का एक हिस्सा है वो क्या है, तो प्रवाल द्वीप का ही एक उदाहरण है। प्रवाल जीव कई रंगों के होते हैं जैसे बैगनी, हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहा जाता है। यहाँ क्या है, प्रवाल का दूसरा नाम क्या है, तो मूंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या गया था, तो भारतीय शासन अधिनियम का केंद्रीकरण किया गया था। ठीक है, 1833 के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद हम जानेंगे 1813 के चार्टर। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। हिंदी में बोले तो वहां तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ लिखा गया सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन कौन सा है, हम देख सकते हैं कि कवास जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र यह गुजरात में है। यही मेल एक सही है, बाकी जो हमारे ऑप्शन में दिख रहा है वो सारे के सारे गलत हैं। तो हम देख सकते हैं जो रामगुंडम है, रामगुंडम तापीय संयंत्र यह तेलंगाना में स्थित है और तालचर जो है वो ओडिशा में स्थित है। साथ ही साथ कोरबा जल संयंत्र है एक। ठीक है, तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। याद रखना है आपको, कोरबा जल संयंत्र छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना में, तालचर उड़ीसा में। ठीक है, और कवास जो है कहाँ, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह
कितने दिन के लिए या कितने वर्ष के लिए या कितने महीने के लिए क्या होगा के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने वर्ष के लिए बन सकता है, तो ये बोला गया इसके लिए कंडीशन है मात्र 6 महीने के लिए, वर्ष के लिए नहीं, 6 महीने के लिए। यानी कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को राज्य परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे इससे रिलेटेड प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है कि जब एक प्रकाश माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रवाह को जाना जाता है। क्या बोला गया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रकाश की दिशा बदल जाती है, तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश यदि किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। क्या बोला गया, प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो वो परिकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है, तो ध्रुवन कहलाता है। प्रकाश का किसी खास डायरेक्शन में मुड़ जाना, जैसे प्रकाश सीधे जा रही है, ये किसी खास डायरेक्शन में जब मुड़ जाती है उसे क्या कहेंगे, ध्रुवन कहते हैं। इंग्लिश में पोलराइजेशन बोला जाता है। प्रकाश यांत्रिक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। ठीक है, तो ध्रुवन की घटना किस में होती है, अनुप्रस्थ तरंग में, लेकिन ध्वनि जो है क्या है, ध्वनि के साथ, ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो बोला गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब, 1976 में। क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत यानी 300 क के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार जो है पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, जो बाद में उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A में जोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयलेपला दर्रा स्थित है, तो जयलेपला दर्रा जो है कहाँ है, तो सिक्किम में है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सिक्किम में और कौन दर्रा है, तो नाथुला दर्रा है। यानी जयलेपला और नाथुला कहाँ, सिक्किम में। दो पर्वतों के बीच सकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है, यानी पासेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये नाथुला और जयलेपला जो है क्या है, पासेज है। ठीक है, ये बोमडीला दर्रा और यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिव किला दर्रा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कौन कौन, माना दर्रा, नीति और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख ये सब के सब कहाँ, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो वो है लाल रंग। लाल रंग का प्रकीर्णन काफी कम होता है। अब प्रकीर्णन होता क्या है, पहले ये जानेंगे। तो माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या बोले, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाले प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे मान लिया है पदार्थ के कण है, इससे क्या होगा, किरणें आके टकराएगी और अन्य दिशाओं में क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी, तो इसी को बोलते हैं हम प्रकीर्णन। ठीक है,
लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। क्या बोला गया? प्रकाश के प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि GDKP यानी सकल घरेलू उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद शब्द के खोजकर्ता जो है उबेर्टो सुल्पासो है। उबेर्टो सुल्पासो है। ठीक है, तो GDP के जो है 4 बुनियादी स्तंभ है। कौन कौन से हैं ये जानते हैं। नॉलेज आइटम्स, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स और कास्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कौन? तो GDP। कौन सा? तो GDP के 4 हमने देखा क्या बुनियादी स्तंभ। कौन? तो नॉलेज आइटम्स, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स और कास्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो नाग जो है क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा? तो बोला गया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। ठीक है, ध्रुवास्त्र हेलिना है संस्करण जो क्या है उसका नाम ध्रुवास्त्र हेलिना। इसे ओडिशा के बालासोर जिले से लॉन्च किया गया। कहाँ से? उड़ीसा के बालासोर जिले से लॉन्च किया गया। यह हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि नाग जो है किसका संस्करण? तो ध्रुवास्त्र हेलिना। हेलिना सेना संस्करण और ध्रुवास्त्र वायुसेना संस्करण तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 19 में किनको मिला है इससे हमको मतलब है नहीं। ठीक है, साथ ही फिर भी जान लेते हैं। रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल को मिला था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये जानना जरूरी है। 1961 में हुई थी। ठीक है, यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल हेतु दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र, 15 लाख रुपये नगद और समारोह परिधान दिया जाता है। प्रमोद भगत ने 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीतकर बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया था। बिहार के इंपॉर्टेंट है प्रमोद भगत, इन्होंने क्या जीता था? अर्जुन पुरस्कार जीता था। कब? 2019 में। इसको भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि ये करेंट अफेयर से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठों की क्या होती है? हार होती है, यानी पेशवा बालाजी बाजीराव की हार हो जाती है। किसके विरुद्ध? तो अहमद शाह अब्दाली, यानी अफगानों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था अहमद शाह अब्दाली। ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच? तो मराठा एवं अफगानों के बीच। मराठा का नेतृत्व किया था बालाजी बाजीराव और अफगानों का नेतृत्व किया था किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, लेकिन हमने देखा अभी मराठों का नेतृत्व वास्तविक जो नेतृत्व करता था वो था सदाशिवराव भाऊ। कौन था? सदाशिवराव भाऊ था वास्तविक नेतृत्वकर्ता। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वास राव यानी बालाजी बाजीराव कर रहे थे। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेशवा बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ठीक है, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते शालोम जो है भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है गोदावरी। क्या है? गोदावरी है सबसे लंबी नदी। किसकी? तो प्रायद्वीपीय भारत की, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्धगंगा भी कहा जाता है। यही बोला गया, दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा भी कहा जाता है। प्रवर, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन हो गई? प्रवर, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये जो उपाधि मिली थी वो सआदत खां को मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी। कौन सा उपाधि? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी किसके द्वारा? सआदत खां के द्वारा। ठीक है, सॉरी, सआदत खां को मुगल बादशाह की उपाधि, सआदत खां जो था मुगल बादशाह था, उन्हें यह उपाधि मिली थी। ठीक है, सआदत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था सआदत खां को? मुगल बादशाह ने। मुगल बादशाह कौन? तो मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। सआदत खां का मूल नाम था मीर मोहम्मद आमीन। सआदत खां का मूल नाम क्या था? मीर मोहम्मद आमीन। सआदत खां अवध में स्वतंत्र राज्य के वर्ष 1722 से 1739 तक संस्थापक था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, किसके आधार पे? कुशासन के आधार पे 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि निमारी एक नस्ल है, तो निमारी किसकी नस्ल है? तो निमारी गाय की नस्ल है। ठीक है, निमारी का उद्गम स्थान भारत ही है। निमारी का मूल स्थान मध्य प्रदेश है। तो भारत में भी कहा? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्माणी यानी विधि निर्माण करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वो कौन है? तो वो है संसद। कौन है? संसद जो है विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय है। आर्टिकल 79 में संसद की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 और लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80 संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, यानी संसद के कितने अंग? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकती है। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। इसमें और कुछ जान लेते हैं फैक्ट्स। दम्फा वन कहाँ? दम्फा वन जीव अभयारण्य जो है मिजोरम में ही है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में इंटाकी वन जीव अभयारण्य, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में सही नहीं है? तो वो है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वह है, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। यह कथन गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। ठीक है, रिक्त है। ओम बिरला वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। बलराम जाखड़ लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। बलराम जाखड़ जो थे लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश है सुमन कुमारी। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। ठीक है, और वहाँ पे हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है कौन? तो सुमन कुमारी। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? तो वो जो ऐप है शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो के वेणुगोपाल जो है वो किस पद पर है? ये जो क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड है।
ये थे पहले के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल थे। वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है हमारे वो है आर वेंकटरमणी। ठीक है, वर्तमान में अभी जो क्या अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकटरमणी। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बजाय होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। ठीक है, वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन? तो अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर ही क्या महान्यायवादी की क्या होता है, वो अपना पद ग्रहण करते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ओम किसके बराबर होता है? तो एक ओम जो है 1 एम्पियर के बराबर होता है। कैसे? ओम के नियम जानते हैं पहले। तो ओम के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात भी समानुपाती आई, जहां भी क्या है विभवांतर और आई जो है क्या है तो वो धारा है। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, और यहाँ हम भी देख सकते हैं कितना 1 वोल्ट है, इसलिए जो इसको क्या बोलते हैं ये सिंबल है उसको ओम बोलेंगे, और एक क्या बोलते हैं यहाँ 1 एम्पियर जो होगा यानी 1 ओम जो हो गया 1 एम्पियर के बराबर हो गया। ठीक है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो हम देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है केवल राज्यपाल की सिफारिश पर इसे क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधायिका जो है धन विधेयक राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ? विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। ठीक है, धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। ठीक है, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे? तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे उस समय जब चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ? चंद्रयान 2 का लॉन्च जब हुआ था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। अभी जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं वो श्री S सोमनाथ हैं। ठीक है, चंद्रयान 2 का उद्देश्य था कि चंद्रमा पर उतर कर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना, ताकि चंद्रयान 2 के लिए वैज्ञानिक कार्यों का दायरा बढ़ाया जा सके। चंद्रयान प्रथम जो है 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में से छोड़ा गया था। ठीक है, चंद्रयान द्वितीय को GSLV MK3 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, और अभी हमने देख लिया कि चंद्रयान 3 का भी लॉन्च हो चुका है, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड भी कर चुका है और प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसमें क्या हुआ था इस समझौते के तहत गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, अगला कुछ गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी ने सवर्ण आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ठीक है, क्या बोला गया कि मानव के शरीर में बोला गया मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो देख सकते हैं हमारा आंसर जो है फुफ्फुस धमनी जो होता है ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक है, शिरा यानी वेन जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ठीक है, अगला कुछ है कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, मानव हृदय के 4 कोष्ठक का बना होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद बायां अलिंद व हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। इसी के साथ खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और लेकर आएंगे दरोगा के ही पिछले वर्ष के क्वेश्चन को, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और उसका आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।